वेलकम टू स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम सीटेट 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो कि हमारा जो है दिसंबर में होने वाला है। और इसके लिए हम पेपर 2 एसएसटी सोशल साइंस या सोशल स्टडीज़ जो भी आप कह लीजिए, इसकी हम तैयारी कर रहे हैं इन वीडियोज़ के अंदर। तो आज जो हम वीडियो लेकर के आए हैं वो है वीडियो नंबर 7, चैप्टर नंबर 7, पार्ट 7, लेसन 7 जो भी आप कह लीजिए, जिसका नाम है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। काफ़ी छोटा सा चैप्टर है ये, थोड़ा सा इसमें जो है एक्सटेंड किया गया है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो एनसीईआरटी बेस्ड हम बेसिकली कर रहे हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि भाई जो केवल एनसीईआरटी में है ना आपके, उसी बेसिस पर जो है आपके जो भी सवाल बनते हैं केवल उसी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा इस वीडियो में जोड़ा गया है जो आपके काफ़ी ज़्यादा ही हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए, तो देखिएगा ज़रूर अंत तक, ठीक है। और 6 वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है जिसको आपने देख लिया होगा अब तक में। और हिस्ट्री के अलावा सिविक्स या जियोग्राफी, इनकी वीडियोस भी ऑलरेडी अपलोडेड हो रही हैं धीरे धीरे या जल्दी जल्दी, जैसा भी है आप जिस प्रकार से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उतनी ही तेज़ी से जो है वीडियोस भी आपके लिए जो है अवेलेबल की जा रही है। तो काफ़ी ज़्यादा ही आप सभी की हेल्प हो जाएगी इसके अंदर। प्रीवियस ईयर पेपर करिएगा, वो भी अपलोड है इसमें यानी चैनल के ऊपर। आप प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। पहले भी वीडियोस बना रखे पेपर 2 एसएसटी से रिलेटेड, सभी टॉपिक्स कवर हैं उसके अंदर, आप उन्हें भी देख सकते हैं। लाइक शेयर जरूर करिएगा, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि अंदर से ऐसे मोटिवेशन आती है इन चीज़ों के कारण, ठीक है। आपके एक लाइक से हमारे को काफ़ी ज़्यादा ही मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए चलते हैं सीधा चैप्टर की तरफ। चैप्टर का नाम आपने जिस प्रकार से देख ही लिया होगा कि इसका नाम है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इसमें कुछ और चीज़ें जो हैं ऐड की गई हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा ही मदद करेगी आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो चलते हैं सीधा। तो ये है महान सम्राट अशोक, ठीक है। ये कौन है भाई? महान सम्राट अशोक। चलिए इनके बारे में देखिए। इनका जो नाम है, इनका जो पूरा नाम पड़ा वो पड़ा चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान, ठीक है। ये किस वंश से जो है, किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? तो ये मौर्य वंश या मौर्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। मौर्य वंश को स्थापित किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम ने जो है इसको स्थापित किया था। मगध में उन्होंने राज्य करा था, और अखंड भारत, जो आप अखंड भारत की बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ही ऐसे शासक थे जिन्होंने अखंड भारत का या अखंड भारत को बनाया था, ठीक है। एक छत्र राज किया था उन्होंने पूरे भारत पर, पूरे अखंड भारत पर। अब अखंड भारत से आप मैप वगैरह देखिएगा, आपको मिलेगा गूगल पर। अखंड भारत अगर आप सर्च करते हैं, अफगानिस्तान से लेकर के म्यांमार तक, थाईलैंड तक, ये पूरा एरिया हमारा हुआ करता था। तो इतनी बड़े एरिया पे एक राजा था हमारा जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चाणक्य ने हेल्प करी थी इसके लिए। तो इसके बारे में भी पूरा चैप्टर है जो आगे पढ़ेंगे आप। इस चैप्टर में अशोक की बात करेंगे। अशोक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे, ठीक है। यानी इनके जो है दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके पिताजी का नाम था बिंदुसार और उनके बेटे का नाम था अशोक, ठीक है। तो इनकी उपाधि है, जैसे कि इन्होंने जो भी काम किए हैं, इनको एक उपाधि दी गई देवांग प्रिय। देवांग प्रिय का मतलब होता है देवताओं का प्रिय। ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। काफी ज्यादा ही सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। तो देवांग प्रिय का मतलब होता है देवताओं का प्रिय। यानी कि सम्राट अशोक ने जो उपाधि धारण करी थी वो क्या था? देवांग प्रिय। राजा प्रियदर्शी इनको कहा जाता था। प्रियदर्शी का मतलब होता है जिनका मुख ना, जिस राजा का मुख एकदम सुंदर हो, ठीक है। तो इन तरह की जो है इन्होंने उपाधियां जो है हासिल की थी अपने जीवन काल के अंदर। इनके पिता का नाम बिंदुसार, माता का नाम सुबंगदा सुबद्रांगी, ठीक है। और इनका जन्म जो था वो 304 बीसी यानी कि 304 ईसा पूर्व, और मृत्यु जो है वो 232 बीसी यानी कि 232 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म भी पाटलिपुत्र पटना में ही हुआ था, और समाधि भी इनकी वहीं पर है। इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था बाद में जाकर के, और बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध के बाद जिनका नाम आता है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में, वो इन्हीं का नाम आता है। इन्होंने इतना जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। अशोक, इन्होंने कई सारे स्तंभ बनाए थे जो आज अशोक स्तंभ से जाने भी जाते हैं, ठीक है। और अशोक चिन्ह जो है हमारा, वो भी इन्हीं से जो है हमने लिया है। तो ये इतनी सारी जो चीजें हैं वो सम्राट अशोक के बारे में आपको मालूम होनी चाहिए मिनिमम। ओके, आगे देखते हैं। देखिए कुछ पढ़ लेते हैं, जैसे कि अशोक जी अशोक जिस, ये प्रिंट गलत हो गया। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उसके दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 28 साल पहले की थी। 2800 साल पहले की थी, ठीक है।
चंद्रगुप्त जो अशोक जो थे वो जिस साम्राज्य पर शासन करते थे यानी कि मौर्य साम्राज्य पर जो वो शासन किया करते थे, उसकी स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम ने की थी। कब? लगभग 2800 साल पहले। ठीक है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक चीज जो है, ये जो आपके जो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो इस बार की वीडियोस है, ये सारी प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, 6 to 8 क्लास की जो भी एनसीईआरटी है प्रॉपर उसके बेस पर बनाई गई है, तो ये एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप एनसीईआरटी की किताबें पढ़िए चाहे इस वीडियोस को देख लीजिए, बात सेम ही है। आपका टाइम ही बचेगा अगर इन वीडियोस को देखेंगे क्योंकि इसमें पॉइंट टू पॉइंट बात की गई है, समझे? तो अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उस साम्राज्य का नाम क्या था? तो मौर्य साम्राज्य। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, लगभग 2800 साल पहले, जो कि अशोक के दादाजी थे। ठीक है, चाणक्य जिनका नाम कौटिल्य भी है, ठीक है, इनको विष्णुगुप्त इनका नाम था, तो चाणक्य भी कहते हैं, कौटिल्य भी कहते हैं। इस नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। ठीक है, चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब से मिलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अर्थशास्त्र जो है, चाणक्य नीति जिसको आप देखते हैं, चाणक्य जो थे उन्होंने अपनी नीतियों को लिखा, जिस किताब का नाम अर्थशास्त्र है। लेकिन इनकी जो ये किताब है अर्थशास्त्र नहीं कि इकोनॉमिक्स, ये बेसिकली इकोनॉमिक्स नहीं है बल्कि पॉलिटिकल साइंस है। क्या है? राजनीति विज्ञान है कि किस प्रकार से राजा राज्य करेगा, किस प्रकार से प्रजा को देखेगा, कैसे व्यापार करेगा, यही सारी चीजें इसमें लिखी गई है, जो कि आज के टाइम में राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो भाई, चाणक्य की जो किताब है उसका क्या नाम है? अर्थशास्त्र, ये भी ध्यान रखिएगा। साम्राज्य में बहुत से नगर थे, जो मौर्य साम्राज्य थे इसमें काफी सारे ही जो है नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, जो कि पाटलिपुत्र, फिर उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तो देखिए, पाटलिपुत्र जो है मौर्य साम्राज्य की क्या थी? राजधानी थी। लेकिन पाटलिपुत्र से पहले राजधानी थी राजगिरी। क्या थी? राजगिरी। ये आपसे पूछा जा सकता है, दोनों ही बिहार में है। राजगिरी भी कहाँ है? बिहार में। यानी कि मौर्य साम्राज्य की सबसे पहले राजधानी क्या थी? राजगिरी। ठीक है, बाद में राजधानी क्या कर दी गई? पाटलिपुत्र, जो आज के पटना के नाम से आपको देखने को मिलता है, आप इसको जानते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इनका आपको ध्यान रखना है। सही है। पाटलिपुत्र का आधुनिक नाम क्या है? पटना। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल किले से जो है, किले से, ठीक है, किले से नहीं, किले से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। और राजा का जो महल था वो भी काठ काठ से बना हुआ था। काठ एक ऐसी लकड़ी होती है जो बहुत ही ज्यादा पुरानी हो चुकी होती है और एकदम सख्त हो जाती है, एकदम हार्ड हो जाती है। क्या हो जाती है? एकदम हार्ड, लोहे की तरह, इतनी हार्ड हो जाती है, उसको काठ बोलते हैं। ठीक है, तो राजा का महल जो था वो भी काठ से बना हुआ था। इतना डेवलप जो था ये। अब किसी भी साम्राज्य की, किसी भी नगर की, किसी भी देश की सबसे जो समृद्धशील या सबसे समृद्धशाली जो जगह होती है वो उसकी राजधानी ही होती है। तो खुद सोचिए कि भाई, मौर्य डायनेस्टी की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, वो कितनी ही ज्यादा खूबसूरत होगी, कितनी विशाल होगी, है कि नहीं? अशोक मौर्य वंश के प्रमुख शासक थे। मौर्य वंश के अंदर जो भी प्रमुख शासक हैं उसमें अशोक का नाम सबसे ज्यादा होता है। वह पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। देखिए, अभिलेख किसे कहते हैं? किसी भी दीवार के ऊपर, किसी भी पिलर के ऊपर, किसी भी जगह पर जो शब्दों को लिखा जाता है, जो बातों को लिखा जाता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अभिलेख बोलते हैं। ठीक है, ये हमने पहले चैप्टर में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, तो इसको अभिलेख बोलते हैं। तो अशोक ने कोशिश की थी कि भाई, अभिलेखों के द्वारा उन्होंने जनता तक अपने संदेश पहुंचाए थे। और ये जो अभिलेख है ये प्राकृतिक या ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपसे स्क्रिप्ट पूछी जा सकती है कि अशोक की जो स्क्रिप्ट्स हैं, अशोक की जो इंस्क्रिप्शंस है, अभिलेख हैं, वो किस स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं? तो वो प्राकृतिक या ब्राह्मणी लिपि में यानी स्क्रिप्ट में लिखे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मैं पहले बता रहा हूँ, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, यहाँ से जो सवाल है काफी सारे बनते हैं कि अशोक ने, जो कि आपने हेडिंग भी देखी आज की, अशोक एक ऐसा राजा था जिसने युद्ध का त्याग कर दिया। तो अशोक का कलिंग युद्ध, कलिंग जो नाम है वो उड़ीसा का तटवर्ती नाम है पहले का, यानी कि उड़ीसा जो राज्य है आज हमारा, उसका पहले नाम क्या था? कलिंग। तो कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा, भाई युद्ध के अंदर जो इतनी सारी हिंसा हुई, खून खराब हुआ, उसको देख करके उनको युद्ध से जो है ना एकदम वितृष्णा होगी। एकदम, मतलब कहते हैं ना कि यार मतलब नहीं, युद्ध नहीं करना। इतने लोग मारे गए, इतने जानवर मारे गए, इतनी तबाही हुई है, इसको देख करके उनके मतलब मन, दिलो दिमाग में ये हुआ कि भाई अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। उन्होंने वही निर्णय ले लिया कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा कभी भी।
ठीक है, भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। इसकी वजह क्या करेंगे, तो जनता की सेवा करेंगे और उनको शिक्षित करेंगे। ठीक है, अशोक एक ऐसा राजा था जिसने युद्ध का त्याग कर दिया। क्यों कर दिया, तो युद्ध का त्याग करने का रीजन ये था कि जब वो कलिंग की लड़ाई करने गए थे और कलिंग को जीत भी लिया था उन्होंने, लेकिन उस युद्ध के अंदर जब उन्होंने देखा ना कि भाई इतनी मारकाट हुई है, इतना खून खराबा, जान माल को इतनी जो है क्षति पहुंची है, जिसको देख करके उनको वितृष्णा हो गई। उनको मतलब एकदम कहते हैं ना कि मन फेर गया युद्ध से, ऐसी स्थिति हो गई थी उनकी जो है। और उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब मैं इन फ्यूचर कभी भी युद्ध नहीं लड़ूंगा, बल्कि क्या करूंगा, तो जनता की सेवा करूंगा और उनको शिक्षित करूंगा। और इन्हीं उन्हीं को शिक्षित करने के लिए इन्होंने क्या करा था, जो अपने इंस्क्रिप्शन है, अपने अभिलेख जो है वो जनता तक पहुंचाने शुरू कर दिए। और उसको जो पहुंचाया करते थे इंस्क्रिप्शन के फॉर्म में, आप समझ गए, जैसे पिलर्स के ऊपर लिखवा दिए जाते हैं। आप कहीं भी एशियंट जगह में जाते होंगे तो आपको दिखता होगा कि भाई पिलर्स के ऊपर चीजें लिखी होती हैं, है ना, पिलर होते हैं, खंबे होते हैं, थोड़ा सा पत्थर होगा कहीं पर, वहां पर चीजें लिखी होंगी। तो इन्होंने वही काम किया और इन्होंने बोला कि भाई हर एक जनता जो भी है उनको पढ़ना है, समझना है, शिक्षित रहना है, आदर भाव जो है रखनी है एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के धर्मों का जो है सम्मान करना है, व्यक्ति का सम्मान करना है, मदद करनी है। ये सब इन्होंने जो है कोशिश की थी कि भाई जनता की जो है पूरी तरह से सेवा की जाए और उनको शिक्षित किया जाए। इनका ये मानना था कि भाई जैसे देखिए अशोक का धम काफी फेमस है। अशोक का धम क्या है, काफी ज्यादा फेमस है, उसी को कहते हैं अशोक की धम नीति। इन्होंने धम बनाए और क्या करा, वहां से जनता, अपनी जो जनता उसको शिक्षित करने की कोशिश की। तो अशोक का धम, अशोक का मानना था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। ठीक है, क्या क्या कर्तव्य था उनका, कि जैसे एक पिता अपने बच्चों को अच्छे अच्छे व्यवहार कैसे किए जाते हैं, किस तरह से बिहेव किया जाता है, किस तरह से बात की जाती है, ये सब जो सिखाता है ना, तो वैसे ही इनका मानना जो था वो ये था कि जिस तरह से पिता अपने बच्चों के लिए काम करता है, उसी तरह से राजा अपनी प्रजा के लिए काम करेगा। यानी राजा जो है प्रजा का क्या होता है, पिता होता है। तो इसके लिए उन्होंने क्या करा, अपने प्रजा को निर्देश देने शुरू कर दिए इंस्क्रिप्शन के फॉर्म में। उसी को क्या बोलते हैं, अशोक का धम्म बोलते हैं। ठीक है, वह जो है बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे, यानी कि गौतम बुद्ध के उपदेशों से काफी ज्यादा ही प्रेरित हुए थे। और उन्होंने जगह जगह जाकर के धम्म नीति अपनाकर अपनी प्रजा में ज्ञान का संचार किया। ठीक है, तो अशोक का धम्म क्या है, तो बेसिकली अशोक ने जो भी अपनी बातें लिखी हैं इंस्क्रिप्शंस के फॉर्म में, उसको क्या कहा जाता है, अशोक का धम्म। ठीक है, तो धम्म नीति को अपनाया, क्योंकि धम्म नीति बौद्ध धर्म के अंदर जो है अपनाई जाती है, बौद्ध धर्म के अंदर जो है इसको अपनाया जाता है। पिछली वीडियो में हमने बौद्ध धर्म के बारे में अच्छे से पढ़ा है, आप उसको देख सकते हैं। तो अशोक ने भी आगे जा करके कौन सा धर्म अपना लिया था, बौद्ध धर्म जो इन्होंने अपना लिया था। इन्होंने बहुत सारे जो है धम्म बनाए, बहुत सारे स्तंभ बनाए, जो कि लुम्बिनी, नेपाल वगैरह, यहाँ श्रीलंका, हर जगह जो है, ये इंडोनेशिया तक इन्होंने फैला दिया था बौद्ध धर्म को। तो काफी अच्छे से इन्होंने जो है स्तंभ वगैरह बनाने शुरू किए थे, पिलर्स वगैरह जिसको कहते हैं। ठीक है, तो अशोक के बारे में इतना आपको पता होना चाहिए। देखिए, इसको कहते हैं अशोक स्तंभ। इसका ये वाला जो हिस्सा, ये हमारे सिक्कों पर आपको देखने को मिलता होगा, जहां पर चार शेर जो है वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट मुंह करके हैं। ठीक है, चार शेर है, ये इसके पीछे भी है। ठीक है, तो ये अशोक का स्तंभ है, ये इतना बड़ा है। अब इसके ऊपर चीजें लिखी होती हैं यहाँ पर ऐसे ऐसे। ठीक है, इसी को कहते हैं धम्म नीति। तो अशोक स्तंभ जो है वो कहाँ पर है, सारनाथ जो है बौद्ध की एक जगह है। सारनाथ आप बता सकते हैं कि बौद्ध जो धर्म है उससे कैसे रिलेट करता है। तो गौतम बुद्ध ने सबसे पहले अपना ज्ञान, सबसे पहले प्रवचन जो है वो सारनाथ में ही दिया था। ठीक है, और ये कब बनाया था अशोक ने, 250 बीसीई, यानी बिफोर कॉमन एरा। आज से कितने साल पहले, तो इसमें 2000 जोड़ दीजिए, 2250 साल पहले लगभग अशोक ने ये बनाया था। सत्यमेव जयते, ये भी हमने वहां से लिया है, जिसको हमने नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया बनाया 1950 के अंदर। तो इतनी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए अशोक से रिलेटेड, कि अशोक कौन था, उनके पिताजी का नाम क्या था, माताजी का नाम क्या था उनके। ठीक है, उन्होंने कौन कौन सी उपाधियां ली, समाधि कहाँ है उनकी, कौन से धर्म को अपनाया, अशोक स्तंभ, अशोक चिन्ह जो है वो क्या है। ठीक है, साम्राज्य का नाम क्या था, उस साम्राज्य को स्थापित किसने किया था, स्थापित करने में किसने मदद की थी, जिसने मदद की थी उसने किताब लिखी थी, उस किताब का नाम क्या था। साम्राज्य का जो सबसे प्रमुख नगर था वो क्या था, तो भाई पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला। पाटलिपुत्र जो है साम्राज्य की राजधानी थी, लेकिन उससे पहले उसकी राजधानी क्या थी, राजगिरी। ठीक है, पाटलिपुत्र का आधुनिक नाम क्या है ये आपको पता होना चाहिए। काठ क्या होता है, या काठ जो एक लकड़ी है।
ठीक है, तो वो क्या कौन कैसी लकड़ी होती है आपको बता दिया मैंने। अशोक इतना प्रमुख क्यों है, क्योंकि अशोक ने जो है युद्ध छोड़ करके जनता की सेवा करना चुना था, और सेवा ही मात्र नहीं बल्कि उनको शिक्षित करने का भी कार्य उन्होंने अपने कंधों पर लिया था। अशोक की कलिंग की लड़ाई, अशोक ने कलिंग की जो लड़ाई है वो क्यों छोड़ी, इसका भी रीजन आपको मालूम चल गया। ये सवाल में पूछे जा चुके हैं कई बार भी, ठीक है। अशोक का धर्म जो है वो क्या है, किस धर्म से जो है अशोक काफी ज्यादा प्रभावित थे, तो वे थे बौद्ध धर्म से, ठीक है। बौद्ध धर्म जैन धर्म के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है, आप उसको देख सकते हैं। अशोक स्तंभ जो है वो बेसिकली इतना बड़ा है, ठीक है, लेकिन जो शेर वाला हिस्सा है केवल वो हमारे सिक्कों पर आपको देखने को मिला होगा, नोटों पर देखने को मिला होगा, एम्ब्लेम के अंदर जो है ये देखने को मिलता है। इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है, जिसका मतलब होता है सत्य की सदैव जय होती है। तो ये इतना आपको मालूम होना चाहिए। उम्मीद है कि आपको मालूम चल गया होगा, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 7 था। काफी छोटा चैप्टर है ये, ऐसी बात नहीं बहुत बड़ा है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड हम कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा जो है उसको डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा बड़ा बना देंगे, क्योंकि उतना टफ जो है क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे कि आप DSSB का एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं। लेकिन आपसे ना यही सवाल घुमा फिरा करके लपेट लपेट के पूछेंगे, तो आपको एकदम माइंड को डेवलप करके रखना है इस तरह के किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चीज़ों को देखना पड़ेगा, सुनना समझना पड़ेगा, तब जा करके हो पाएगा। तो छोटी वीडियो थी, फिर भी हमने एक चैप्टर कंप्लीट करा जिसका नाम था अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग कर दिया, जो कि सीटेट 2021 के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको मालूम होगा भी, क्योंकि तभी आप इस वीडियो पर भी हैं। पेपर 2 सोशल साइंस हिस्ट्री का चैप्टर 7 यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। लाइक शेयर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अगर अच्छी नहीं लगती है डिसलाइक कर दिए, नीचे रीज़न बता दीजिए कि भाई क्या कमी है। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जो है हम इसको इम्प्रूव करें आपके लिए, ठीक है। और पहले से भी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा, आपको प्लेलिस्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो शायद आपके काफ़ी ज़्यादा ही काम आ जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।